जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। सो वी आर मीटिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। सो जैसे कि हम अकाउंटेंसी का पढ़ रहे थे, अकाउंटेंसी पे हमने 2 मैराथन सेशन कवर किए थे जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक जैसे अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग टर्म्स जो भी थी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछी जाती है उनके बारे में हमने देखा था। फिर उसके रिलेटेड हमने फर्दर कुछ जैसे बेसिस क्या है अकाउंटिंग का, कैश बेसिस, फिर जनरलाइजिंग हमने पढ़ा था, जनरल एंट्रीज पास करना हमने अच्छे से सीखा था। फिर जो हमारी डिफरेंट अप्रोच थी, चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी चाहे वो मॉडर्न अप्रोच थी, उसको भी हमने कवर किया था। तो इतना हमने 2 अकाउंटेंसी के मैराथन सेशन में सारा कवर किया था और अच्छे से रिवाइज भी किया था। ठीक है, आज हम एक तो इतने दिनों से क्लास नहीं हुई तो पहले मैं आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच एक बार वापस रिवाइज करवाऊंगा थोड़ा सा पोर्शन, क्योंकि अब जो है क्लासेस आएंगी तो आपको थोड़ा उसकी नॉलेज होनी चाहिए। पूरी अकाउंटेंसी उसके बेसिस में है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने जर्नल बनाया था जिसको जर्नलाइजिंग कहते हैं, उसके बाद हमने जर्नल से जो एंट्रीज़ हैं वो लेजर पे पोस्ट करनी होती है जिसको हम पोस्टिंग कहते हैं। तो लेजर क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे और उसके बाद ट्रायल बैलेंस जो है जिसके बेसिस में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट्स जो है ठीक बने या नहीं बने हैं, उनको भी देखेंगे। ऐसे तो मैंने आगे आपको फाइनल अकाउंट्स भी आज ही पढ़ाना था। फाइनल अकाउंट्स में आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आती है, बट इतना ज़्यादा आज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम काफ़ी दिनों के बाद क्लासेस स्टार्ट करें तो पहले हम थोड़ा पिछला भी रिवाइज करते हुए साथ में चलेंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट, आपकी क्लासेस काफ़ी टाइम से नहीं हो पाई, बट आई विल एश्योर यू कि मतलब अब क्लासेस आने वाले टाइम में जो क्लासेस हैं वो टाइमली आएंगी, चाहे वो अकाउंटेंसी की हो चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो। और जम्मू कश्मीर के भी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसमें हम जम्मू कश्मीर को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेजर स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मुझे 2 अप्रोचेस हमने पढ़ी थी, इसको बस हमने रिवाइज करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि आपके जो जितने भी अकाउंट्स हैं ना, आप अपने अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, एक होते थे आपके पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, ये हमने सब पढ़ा हुआ है बट हम रिवाइज कर रहे हैं ना। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग एक पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और एक इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट में हमने 3 तरह के अकाउंट पढ़ा था। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, एंड थर्ड वन इज़ अवर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कौन सा होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मैंने आपको तीनों का फीचर बताया। पर्सनल, नेचुरल पर्सनल क्या होता है? मान लो किसी नेचुरल पर्सन जो गॉड द्वारा क्रिएटेड है उसका जो अकाउंट होगा, जैसे मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, राम श्याम अकाउंट, वो सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज़ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब होता है जो उसके बिहाफ में किसी का अकाउंट हो। ठीक है, मतलब किसके बिहाफ में, मतलब मान लो किसी कंपनी का अकाउंट हो गया, वो एक आर्टिफिशियल, तो कंपनी जो है एक फर्म जो है वो कोई गॉड ऑन चीज़ नहीं है, तो उसका जो अकाउंट होगा आर्टिफिशियल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मतलब एक जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेगी। मान लो रेंट पे करने वाले 15-20 लोग हैं तो रेंट अकाउंट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फिर इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे पास 2 अकाउंट आ जाते हैं। एक आ जाता है रियल अकाउंट, ठीक है, एक हमने पढ़ा था कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट, जो आपका एसेट लायबिलिटी का रियल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में आपके इनकम, लॉसेस, गेन्स ये सब आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे आ गए इम्पर्सनल। मतलब मेनली 3 हमारे अकाउंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल अकाउंट, फिर सेकंड वन इज़ रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज़ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये 3 तरह के हमारे पास अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों के अपने रूल्स हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? पर्सनल अकाउंट में जब भी आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो आपने क्या करना है, जो भी रिसीव कर रहा है पर्सनल अकाउंट में, जो भी रिसीव कर रहा है उसको हमेशा डेबिट करना होता है। ठीक है, डेबिट करना होता है किसको? रिसीवर को डेबिट करना होता है, रिसीवर को डेबिट करेंगे हम। ठीक है, और जो हमारा जो होगा गिवर होगा, जो देने वाला होगा, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल चलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये हम जस्ट रिवाइज करें जो ऑलरेडी हमने चीज़ें पढ़ी हुई। ठीक है, रियल अकाउंट का जो हमारा रूल था, रियल अकाउंट का सिंपल रूल है, जो भी पैसा आएगा या कोई भी चीज़ अगर आ रही है, ठीक है, वर्ड कम्स इन, जो भी चीज़ आएगी उसको आप डेबिट करोगे। ठीक है, और जो भी बाहर जाएगा उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ठीक है, जो भी बाहर जाएगा, वट गोज आउट, जो भी बाहर जाएगा उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ठीक है, ये सेकंड आपको समझ आ गया। थर्ड हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके क्या आते हैं? इनकम, लॉसेस, गेन्स, ये सब आते हैं। तो जितने भी आपके एक्सपेंस खर्चे होंगे, एक्सपेंस होंगे और लॉसेस होंगे, ठीक है, एक्सपेंस और लॉसेस को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। और जो आपकी इनकम होगी और गेन्स होंगे आप उनको क्या करोगे? क्रेडिट करो। इनकम और गेन्स को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है और इसके बेसिस में
आज मैं आपको जनरल एंट्रीज पास करना नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, बट मुझे ये रिवाइज आपको थोड़ा करवाना था ताकि आपको लगे कि आप कुछ पढ़ रहे थे, क्योंकि काफ़ी गैप पड़ गया बीच में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट हैं, मेनली 3 है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का रूल ये कहता है जो भी रिसीवर है उसको डेबिट करो, जो भी गिवर है उसको क्रेडिट करो। रियल का अगर चीज़ आ रही है, मतलब अगर एसेट आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, अगर जा रहा है तो उसको क्रेडिट करोगे। नॉमिनल का रूल ये है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उसको आपने डेबिट करना है, और जो भी आपके इनकम और गेन है आपने उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल से बताया था कि जैसे मान लो जैसे कोई बिल्डिंग है, मान लो किसी का बिल्डिंग अकाउंट है। ठीक है, ये हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लो किसी का बिल्डिंग अकाउंट है, सबसे पहले तो आपको अकाउंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैंने आपको काफ़ी इसकी एग्जांपल्स देखे पिछले 2 मैराथन सेशन में अच्छे से कवर। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक रियल अकाउंट है। ठीक है, बिल्डिंग एक कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट एक रियल अकाउंट है। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप जैसे आपको एंट्री दी होगी उसके अकॉर्डिंग आप करो। मान लो आप एक बिल्डिंग परचेज करते हो, ठीक है, और बिल्डिंग परचेज करते हो कैश के, तो कैश जो है वहाँ पर आपका एसेट जो है वो बाहर जा रहा है, तो वो जो है वो क्रेडिट होगा, बिल्डिंग आपका क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि आपने बिल्डिंग ली है। ठीक है, तो बस आपने पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि वो अकाउंट कौन सा है। जब आप अकाउंट, जैसे मान लो मैं आपको एक अकाउंट बोलता हूँ, जैसे रेंट रिसीव्ड। ठीक है, रेंट रिसीव, अगर आपने रेंट को रिसीव किया, ठीक है, अब जो आपने रेंट रिसीव किया वो कौन सा अकाउंट है। पहली बार मैंने आपको बोला जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपके गेन्स हैं, लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस, सारे नॉमिनल अकाउंट हैं। तो रेंट रिसीव्ड आपका एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो भी आपकी इनकम्स एंड गेन्स हैं उनको आप क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर रेंट आपको रिसीव हो रहा है तो आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, ऐसे मैंने आपको सारे समझाए थे। ठीक है, मैंने आपको एक बड़े अच्छी तरह से ये भी बताया था कि जो आपका बैंक अकाउंट है उसको आप पर्सनल अकाउंट कंसिडर करोगे और उसके पे रूल भी पर्सनल अकाउंट वाला ही आप लगाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने अच्छे से कवर करी थी। क्या है सिर्फ यही एक ट्रेडिशनल अप्रोच है? नहीं, ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके साथ एक मॉडर्न अप्रोच भी है। मॉडर्न अप्रोच कुछ नहीं है, मॉडर्न अप्रोच बस आपकी जो बैलेंस इक्वेशन है ना, जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके बेसिस में। अकाउंटिंग इक्वेशन ये भी कहती है जितने आपके एसेट्स हैं, जितने भी कंपनी के एसेट्स होते हैं, एसेट्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, उस कंपनी की कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हुई है उसमें, प्लस लायबिलिटी उसकी कितनी है। इससे हमने एक और जो है अप्रोच बनाई, दैट इज़ नोन एज मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में 5 तरह के अकाउंट बनते हैं। एक बनता है आपका एसेट अकाउंट, ठीक है, पहले तो ये तीनों लिखो। एक बनता है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक आपका बनता है लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। इसको छोड़ के हमारे 2 अकाउंट और होते हैं, दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। क्योंकि आपको मैंने कितनी बार समझाया कि रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है ये भी किसका पार्ट है, कैपिटल का। अगर रेवेन्यू हो रहा है तो कैपिटल में ऐड होगा, एक्सपेंस हो रहा है तो कैपिटल में से माइनस हो रहा है। तो इसी से बेसिकली ये हमारे पास बने। तो यहाँ पर रूल, इसके रूल डेबिट और क्रेडिट का सिंपल रूल है, सिंपल रूल है। ए जो है आपका, एक आपने पढ़ा हो ना असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर, तो ए से याद कर लो। ये एक ही रूल कहता है, ए वाला रूल ये कहता है कि जो आपके एसेट्स हैं और जो आपका एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है, आपका एसेट है और एक्सपेंस अकाउंट है, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट। बस आपने देखना है, अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपने देखना है आपका एसेट है और आपका एक्सपेंस है, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो आपने उसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। और अगर वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो आपने उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना। बस इतना आपको याद रखना है। और बाकियों में उल्टा चलता है। बाकी हमारे पास क्या बच गया, LCR सर्किट हमने पढ़ा था, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। अगर आपका LCR में से कोई है, मतलब आपका लायबिलिटी है या आपका कैपिटल है या आपका रेवेन्यू है, तो अगर ये डिक्रीज़ होगा तो आप इसको डेबिट करोगे। अगर ये डिक्रीज़ होगा तो डेबिट करोगे, अगर ये इंक्रीज़ होगा तो आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है सर, आपने तो 10 मिनट इसी में ले लिए, नया तो कुछ पढ़ाया नहीं। देखो नया समझ आ जाएगा भाई, पहले एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आपकी पूरी अकाउंटेंसी जो है वो इसी के बेसिस में। अगर आपको ये समझ आ गया, आपको सब कुछ समझ आ गया। मतलब जर्नल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अकाउंटिंग में प्रोसेस में, तो उसी को हम टाइम देके समझ जाएं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, एक बार ये सारा रिवाइज कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने स्टार्ट की अपनी कहानी कि हमने पहले अकाउंट देखा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग वी हैव पर्सनल, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल का रूल ये कहता है जो आपका रिसीवर है उसको आप डेबिट करोगे और जो आपका गिवर है उसको आप क्रेडिट करोगे। रियल का, अगर जो भी चीज़ आ रही है वट कम्स इन इज़ डेबिटेड एंड वट गोज आउट इज़ क्रेडिटेड। नॉमिनल, जितने भी आपके एक्सपेंस लॉसेस हैं उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे और जो भी आपके इनकम गेन्स हैं उनको आप
आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, जैसे आपका बिल्डिंग अकाउंट एक तरह का रियल अकाउंट है, रेंट रिसीप्ट आपका एक तरह का नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि आपकी इनकम है, तो इनकम है अगर आपकी, तो इनकम जो है नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का ये रूल कहता है कि जो भी आपकी इनकम से गेन है उसको आप क्रेडिट करोगे, इसका मतलब आप इसको रेंट रिसीप्ट को क्रेडिट करो। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि 5 तरह के अकाउंट हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन से बनता है वो, क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन 5 चीज़, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। सर आप बोलोगे यहाँ पर रेवेन्यू तो एक्सपेंस नहीं आया, रेवेन्यू एक्सपेंस है पार्ट ऑफ कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल में ऐड हो जाते हैं, एक्सपेंस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आपका एसेट, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस और लायबिलिटी से 5 तरह के अकाउंट बनते हैं। और आपका एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट करोगे, कम होगा तो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करोगे। और LCR, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, अगर डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, अगर इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। मतलब AE वाला इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, LCR वाला इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, बस उल्टा चलता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब ये सारा जो हमने पढ़ा ना यहाँ तक, ये हमने जनरल एंट्रीज पास करना सीख लिया, हमने हमें अकाउंट समझ आ गया, हम किस अकाउंट में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, जनरल एंट्री किस तरह से पास करते हैं, हमने सब सीख लिया, ठीक है। अब जो आपने जनरल एंट्रीज पास की, जो आप जनरलाइजिंग करते हो, वहाँ पर एक जगह पे ही सारी, मान लो एक राम का अकाउंट भी वहीं पर है, श्याम का अकाउंट भी वहीं पर है, बैंक का अकाउंट भी, कैश अकाउंट भी वहीं पर है, फिर आपका मान लो रेंट रिसीव्ड अकाउंट भी वहीं पर, सारे अकाउंट एक ही आपने जनरल वाली बुक में लिखे हैं। तो भाई अगर आपको वहाँ से राम की सारी देखने के, राम ने कितनी ट्रांजेक्शन की, आपको कैसे पता चलेगा? वहाँ पे मिक्स पड़ी होंगे, आपको 10 पेज घुमाने पड़ेंगे, 10 पेज में देख देख के आपको पता चलेगा कि राम, जैसे आप मान लो किसी शॉप में जाते हो सामान लेने के लिए, तो दुकानदार आपका पेज पीछे पीछे करता जाता है, देखता है कि आपका पीछे 10 दिनों में कितना उधार गया। वो वही दुकानदार करता है जिसने अपनी उस कॉपी में जहाँ पर वो सबका उधार लिखता था, वहाँ से उठा के शाम को आपके अकाउंट में नहीं डाला। बट जो बड़ी दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो जर्नल क्या है, जर्नल एक ओरिजिनल एंट्री की बुक है, यहाँ पर तो सारी एंट्रीज होंगी ना, जैसे यहाँ पे राम की एंट्री भी है, यहाँ पे श्याम की एंट्री भी है, यहाँ पर बैंक की एंट्री भी है, यहाँ पर मान लो कैश में जो सब सारी एंट्रीज यहाँ पर है। अब ये दुकानदार क्या करेगा, रात को यहाँ से राम की, उस दिन राम ने जो भी किया वो उठा के राम का जो अकाउंट इसने बनाया होगा वहाँ पर राम के अकाउंट में इसको पोस्ट कर देगा। इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग, और इसको बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर एक ऐसी बुक होती है जहाँ पर हर एक अलग अलग अकाउंट बने होते हैं, ठीक है। मान लो एसेट का अलग अकाउंट होगा, कैपिटल का अलग अकाउंट होगा, रेवेन्यू का अलग अकाउंट होगा, और जितनी भी जनरल में एसेट के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगी वो हम उठा के कहाँ पर डाल देंगे, एसेट वाली बुक में डाल देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं लेजर। तो लेजर क्या है? जैसे जर्नल एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, लेजर एक बुक ऑफ फाइनल एंट्री होती है। लेजर को क्या बोलते हैं? बुक ऑफ फाइनल एंट्री। सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना, फाइनल एंट्री वाली बुक क्या है? लेजर है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाइज में कंफ्यूज करेगा तो आप अच्छे से कर लोगे। और जो भी हमारी जर्नल में ट्रांजेक्शन होते हैं उसको उठा के हम कहाँ पर पोस्टिंग करते हैं, उसकी लेजर में करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग, ठीक है। लेजर क्यों इंपॉर्टेंट है? लेजर के बेसिस में ही ट्रायल बैलेंस बनते हैं। देखो, जब आपको राम के अकाउंट, राम ने जितने भी खर्चे किए, राम ने जो भी इनकम करी वो एक जगह पर मिल जाएगा, शाम का मिल जाएगा, तो लास्ट में आप चेक कर सकते हो कि इसी के बेसिस में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से ही हमें पता चलता है कि हमने जो अकाउंट्स बनाए वो सही बनाए या गलत बनाए। और इसी लेजर के बेसिस में हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, मतलब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसीलिए हम लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में फिक्स कर देनी है, ठीक है। तो लेजर एक ऐसी बुक है जहाँ पे हर एक का इंडिविजुअल अकाउंट बनता है, ठीक है। मान लो एसेट का अकाउंट होगा, सारी एसेट के रिलेटेड जर्नल में ट्रांजैक्शन होगी वो वहीं पर रिकॉर्ड होगी। कैश अकाउंट होगा, बिल्डिंग अकाउंट होगा, सारे अकाउंट वहाँ पर बनेंगे, ठीक है। और जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन हैं हम जर्नल से उठाकर लेजर में पोस्ट करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इससे आपको ये समझना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेजर जो है आपका फाइनल एंट्री वाली जो आपकी बुक है, इसको प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, और इसको मास्टर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल अकाउंट्स भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी अकाउंट का सारा डेटा अगर आपको कहाँ पर मिलेगा तो आपका लेजर पे ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे लेजर के फ़ायदे नुकसान के बेसिस में कुछ ऐसे स्टेटमेंट बना दे, तो एक तो आपको लेजर के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया लेजर में मान लो राम का अकाउंट है, तो राम की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहली बात, राम ने जो भी किया, कितने पैसे खर्चा किया, कितनी इनकम गेन करी, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाती है। तो सबसे पहला फ़ायदा यहाँ से आपको किसी पर्टिकुलर अकाउंट की, चाहे बैंक अकाउंट है, चाहे राम अकाउंट है, श्याम अकाउंट है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा, इसके बेसिस पे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। आप जर्नल से डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, बहुत टफ प्रोसेस है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको लेजर बनाना पड़ता है। तो लेजर से जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस के हेल्प से आप चेक कर पाओगे ना कि मतलब वो आपके अकाउंट्स करेक्ट भी हैं या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो फाइनल अकाउंट्स बनाने, फाइनल अकाउंट्स में आपके
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आती है, वहाँ पर भी आप किसकी हेल्प से बना सकते हो, लेजर की हेल्प से बना सकते हो। उसके लिए भी आपको लेजर बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखेंगे अब फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, कि लेजर अकाउंट का फॉर्मेट, जैसे हमने काफ़ी फॉर्मेट पहले देखे, अब हम देखते हैं लेजर किस तरह से फॉर्मेट क्या होता है इसका, ठीक है। मान लो मैं एक सैलरी का अकाउंट है, मैंने कहा ना हर एक चीज़ का एक अकाउंट जो है आप लेजर पे बनाते हो। मान लो सैलरी अकाउंट, इसमें क्या होगा, जो भी सैलरी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी वो सारी इस अकाउंट में होगी, ठीक है। तो लेजर में भी दो साइड्स होती हैं, वी हैव डेबिट साइड एंड वी हैव क्रेडिट साइड, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है आप लिख देते हो, उसके बाद पर्टिकुलर जो भी हुआ, ठीक है, वो आप लिखोगे। यहाँ पे अपनी एंट्री जो है जनरल से एंट्री उठा के यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, कौन से अकाउंट में कोई चीज़ हुई, मैं अभी बना के एक आधा आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जर्नल फोलियो आ जाता है, मतलब आपने बेसिकली ये ट्रांजेक्शन जर्नल से उठाई है, तो जर्नल के कौन से पेज से उठाई है, तो जर्नल फोलियो में वो लिखोगे, और कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन है वो आप यहाँ पर लिख दोगे, अमाउंट इन रुपीज़, ठीक है। तो यह आपका डेबिट साइड, सेम आपका क्रेडिट साइड में चलेगा, ठीक है। क्रेडिट साइड में भी आपकी डेट आएगी, ठीक है, क्रेडिट साइड में आपकी डेट आएगी, देन आपका पर्टिकुलर आएगा, मतलब जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है उसको आप पेन डाउन करोगे, देन जनरल फोलियो लिखोगे, और देन अमाउंट जो होगा आपका यहाँ पर आप उसका भी एंट्री करोगे, ठीक है। JF स्टैंड्स फॉर जनरल फोलियो, मतलब पेज नंबर जहाँ से जनरल एंट्री आपकी लिखी गई थी, जहाँ से आपने ये एंट्री उठा के यहाँ पर पोस्ट की है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ क्लियर। ऐसे नहीं समझ आती है ट्रांजैक्शन जब तक आप एक ट्रांजैक्शन करोगे नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक ट्रांजैक्शन करके बताता हूँ, फिर हम इसको पोस्ट करेंगे कहाँ, पहले हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, फिर हम इसको लेजर में पोस्ट करेंगे, फिर आपको समझ। जैसे मान लो मैं आपको एक ट्रांजैक्शन देता हूँ कि मान लो एक सैलरी दी गई एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, कैश के थ्रू दी गई, कितने अमाउंट की दी गई, 1 लाख, ठीक है। मान लो आपने 5 बंदे रखे हुए हैं, तो आपने 20-20 हज़ार सबको सैलरी दी गई, टोटल आपने सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए सैलरी जो है एम्प्लॉयज़ को अपने दी गई, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए। अगर आप अभी तक ये आपको नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि जनरलाइजिंग अच्छे से हमने कवर कर ली है, जनरल एंट्रीज काफ़ी मैंने पास करके आपको दिखाई थी और आपने भी प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको कुछ जनरल एंट्रीज पास करने के लिए आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप में डाल दूँगा, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक तो सैलरी दी गई एम्प्लॉयज़ को कैश के थ्रू, एक तो सैलरी दी गई तो सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व है, और कैश दी गई तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व। अगर बैंक मतलब अगर चेक दिया जाता तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होता। तो हमारे पास 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो हमारा सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। इतना तो इसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, 2 हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व। अब सैलरी क्या है, सैलरी क्या है, सैलरी खर्चा है। सैलरी जो हम मान लो एक कंपनी के लिए अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे तो उसके लिए खर्चा है ना, तो खर्चा जो है वो कौन सा अकाउंट होता है, वो एक नॉमिनल अकाउंट है, तो मतलब सैलरी इज़ अ पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट मैंने आपको कितने बार बताया, कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट, ठीक है। एसेट वाला जो भी अकाउंट है वो आपका रियल अकाउंट होता है, तो कैश इज़ अ रियल अकाउंट, ठीक है। अब आप सैलरी जो है एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, इसका मतलब ये आपका खर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब सैलरी अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, क्योंकि आपका जो है नॉमिनल का रूल ही यही कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। बट आप सैलरी दे रही है, आपको सैलरी रिसीव नहीं हुई है कंपनी को, ये कंपनी सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है, तो कंपनी के लिए खर्चा है, तो खर्चा है तो डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो ये डेबिट हो गया। फिर उसके बाद कैश जो है, कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। अगर कैश आ रही होगी तो आप उसको डेबिट करोगे, कैश जा रही होगी तो वो क्रेडिट करोगे। तो भाई आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैश दे रहे हो, तो कैश जो आपकी जा रही है ना, बट गोज आउट इज़ क्रेडिटेड, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैंने आपको इसलिए पहले आज ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच वापस रिवाइज करवाई, क्योंकि आपकी पूरी अकाउंटेंसी जो है इसके बेसिस में, अगर आपको अकाउंट पहचानना आ गया और उसके बेसिस में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये समझ आ गया, फिर आप लेजर भी बना सकते हो, आप ट्रायल बैलेंस भी इजीली बना सकते हो। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनानी है, सब इजीली कर सकते हो। बट सबसे पहले आपको अकाउंट को आइडेंटिफाई करना, और वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा उसके रूल के बेसिस में इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर इतना आता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बेसिकली इससे समझते हैं कि हम कैसे लेजर इसका पास कर सकते हैं। मान लो आपको लेजर बनाना है इसका, ठीक है। तो देखो आपके 2 अकाउंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, एक सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो हमारे पास 2 जगह पे ये पोस्टिंग होगी इसकी, ठीक है। एक हमारा कैश अकाउंट में, मान लो मैं कैश अकाउंट में पहले पोस्टिंग करता हूँ, ठीक है। एक हमारे कैश अकाउंट में पोस्टिंग होगी और दूसरा सैलरी अकाउंट में पोस्टिंग होगी। कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी, देखो सबसे पहली बात इसका बनाओ फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट सबसे पहले एक डेबिट साइड है और सेकंड हमारी क्रेडिट साइड है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर क्या मैंने आपको लिखा था, एक तो डेट आएगा, एक पर्टिकुलर्स आएगा, ठीक है, पर्टिकुलर्स आएगा, दूसरा जनरल फोलियो आएगा, देन हमारे पास अमाउंट आएगा, ठीक है। उसी तरह क्रेडिट साइड में भी सेम होगा, एक डेट आएगी, देन वी हैव पर्टिकुलर्स आएगा,
थर्ड वन इज जनरल फोलियो आएगा, देन उसके बाद हमारे पास अमाउंट आएगा। अब देखो कैश अकाउंट आपका क्या हुआ था, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ था, डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था, तो इसकी एंट्री कौन सी साइड पास होगी, ठीक है, क्रेडिट साइड में पास होगी। तो जब भी हम क्रेडिट साइड में एंट्री पास करते हैं, ठीक है, डेट मानो कुछ भी डेट लिख दो आप, मान लो 2 जुलाई लिख दो, ठीक है, पर्टिकुलर में आपने वो एंट्री लिखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ तो आपकी एंट्री जो है क्रेडिट साइड में पास होगी, ठीक है। अब कैश अकाउंट की एंट्री है, जब भी हम क्रेडिट साइड में एंट्री पास करते हैं तो हम बाय यूज़ करते हैं। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, बाय, ठीक है। ये एक कन्वेंशन है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, एक कन्वेंशन बनी हुई है कि जो भी क्रेडिट साइड में एंट्री पास होगी उसके साथ बाय लगाओगे, और जो डेबिट साइड में आपकी एंट्री पास होगी उसके साथ टू लगाओगे। तो अब आपका जो बेसिकली आपका सैलरी है, बेसिकली वो अकाउंट आपका डेबिट हुआ था और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ था। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था इसलिए हमने क्रेडिट साइड में एंट्री पास करनी है, और कैश कहाँ गई, बेसिकली बाय वे ऑफ सैलरी गई, तो बाय सैलरी अकाउंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि हम कैश अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं ना। कैश अकाउंट में देखो यार, आपकी जो कैश अकाउंट है उसमें सारी आपकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी, उनका अमाउंट आ जाएगा, और उसमें ट्रांजैक्शन में ये लिखा गया होगा कि आपने कैश कहाँ दी और कहाँ से आई, वही तो लिखना है आपको। तो यहाँ पर जो आपकी कैश गई है वो कहाँ पर गई है, सैलरी के थ्रू गई है, तो आप क्या लिखोगे, सैलरी अकाउंट में गई है, तो बाय सैलरी अकाउंट। तो जनरल फोलियो का मान लो आपका सेकंड पेज नंबर था वो लिख सकते हो, और कितने अमाउंट की कैश गई आपकी, मान लो 1 लाख की कैश गई आपकी, तो आप यहाँ पर 1 लाख जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। आपको पेपर में ऐसा कोई लेजर बनाने के लिए नहीं बोलेगा। ऐसा तो आ सकता है ना कि मानो एक ट्रांजेक्शन हुई जिसमें सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी गई बाय अमाउंट ऑफ कैश इतनी 1 लाख। आप एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है ना कि आप ये बताओ कि इसमें जो कैश अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, ऐसे पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा एक आधी जो है एंट्री पास करके देखनी है ताकि आपको समझ आए। अब दूसरा अकाउंट कौन सा था, सैलरी अकाउंट। तो जब सैलरी अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसमें भी सेम चीज़ें आएंगी, वी हैव डेट, वी हैव पर्टिकुलर्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स के बाद हमारा जनरल फोलियो आ जाएगा, फिर हमारे पास अमाउंट आ जाता है, उसके बाद सेम यहाँ पर भी हम करेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, वी हैव जनरल फोलियो एंड देन वी हैव अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर वी हैव डेबिट साइड, वी हैव क्रेडिट साइड, ठीक है। अब हम सैलरी अकाउंट में जा रहे हैं। सैलरी अकाउंट में हमारा डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और कहाँ पर डेबिट हुआ है, दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व था, कैश अकाउंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ट्रांजैक्शन 2 जुलाई की है तो 2 जुलाई लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। मैंने आपको बोला डेबिट साइड में जब भी लिखते हैं टू लिखते हैं, तो मतलब यहाँ पर जो सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी गई है, जो सैलरी वाला खर्चा हुआ है वो किसके थ्रू हुई है, कैश के थ्रू है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर लिखेंगे, मान लो पेज नंबर 2 से, और अमाउंट कितना था, अमाउंट आपका 1 लाख था, तो यहाँ पर आपकी इसकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, ठीक है। लेजर में क्या होता है कि हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी ट्रांजेक्शन्स का, हर एक अकाउंट का पूरा रिकॉर्ड हम एक जगह पे मेंटेन करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि एक बंदे ने कितनी ट्रांजेक्शनें की हैं, कितना उसने अमाउंट रिसीव किया है, कितना उसका अमाउंट जो है उसने खर्च किया। और इस प्रोसेस को जहाँ पर हम ट्रांजेक्शन जो है जनरल से लेजर में लेके जाते हैं, उसको मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं पोस्टिंग, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है आपकी एक ट्रांजैक्शन जो है उसके 2 ही पार्ट हों, एक ट्रांजैक्शन के 2 से ज़्यादा पार्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो यही आपको ट्रांजैक्शन वापस समझाता हूँ। मान लो यही ट्रांजैक्शन में अगर आप ये क्या करता, ये जो कंपनी है वो क्या करती है, मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या लिखी, सैलरी इज़ गिवन टू एम्प्लॉयज़ बाय कैश ऑफ अमाउंट ₹1 लाख। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता था, सैलरी इज़ गिवन टू एम्प्लॉय बाय कैश ऑफ अमाउंट 50,000 एंड बाय चेक ऑफ अमाउंट 50,000, ठीक है। आप समझना ये क्या कह रहा हूँ मैं, अमाउंट ₹50,000। अभी भी सैलरी एम्प्लॉयज़ को 1 लाख ही गई है, बट कैश के थ्रू 50,000, मान लो ऐसे कुछ हैं जो बोल रहे हैं कि हमें चेक चाहिए, ठीक है, हमें चेक के थ्रू दो, या आपके पास कैश नहीं अवेलेबल थी तो आप उसको बाय चेक दोगे। अब यहाँ पर 3 अकाउंट इन्वॉल्व हुए, कौन से, एक तो सैलरी अकाउंट था ही आपका, एक कैश अकाउंट, दूसरा जब चेक इन्वॉल्व हो गया तो आपका तीसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो गया, बैंक अकाउंट। कौन सा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है तो वो भी क्रेडिट होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट भी आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कितना क्रेडिट, देखो अब क्या है, सैलरी जो है वो कितना अमाउंट डेबिट होगा, सैलरी तो आपने पूरी 1 लाख दी है तो डेबिट आपका 1 लाख होगा, 50,000 कैश अकाउंट से आपका क्रेडिट होगा और 50,000 आपका जो है बैंक अकाउंट से आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। तो टोटल आपका कितना, 1 लाख रुपये आपका जो है वो 1 लाख की ट्रांजेक्शन होगी। तो अब आपके 3 यहाँ पर लेजर अकाउंट बनेंगे, एक सैलरी अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। बस करना कुछ नहीं है, सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देना है टू कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, तो कितना, 1 लाख रुपया।
और जब आप कैश अकाउंट में लिखोगे वहाँ पर लिखोगे टू सैलरी अकाउंट 50,000 और बाय सैलरी अकाउंट 50,000, और बैंक अकाउंट में लिखोगे बाय आपका सैलरी अकाउंट 50,000। ठीक है, सेम तरीका है, कुछ नहीं। यहाँ पर इनको बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जब दो से ज़्यादा एंट्रीज जो हैं किसी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड होते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। ठीक है, तो हमने कंपाउंड एंट्रीज का भी थोड़ा सीख लिया, कुछ नहीं है दिक्कत। मान लो यहाँ पर सैलरी 1 लाख पे हुई ना, तो सैलरी तो एक डेबिट साइड में आप 1 लाख ही लिखोगे। ठीक है, सैलरी 1 लाख ही हुई है, बट अब सैलरी 2 अकाउंट्स के थ्रू गई है, कैश के थ्रू भी, बैंक के थ्रू भी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर जहाँ पर आपने सैलरी अकाउंट में टू कैश अकाउंट लिखा था वहाँ पर लिखोगे टू कैश अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, ऐसे लिखोगे, या टू कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, सिंपल। तो यहाँ ऐसे करके लिखोगे, तो मतलब आपकी 2 जगह पे 2 जगहों का पैसा जो है उसके थ्रू आपने सैलरीज पे करिए, कैश के थ्रू भी और बैंक के थ्रू भी। और बाकी सेम आपका एक और अकाउंट बन जाएगा, कैश अकाउंट तो एज इट इज़ ही रहेगा। कैश अकाउंट में बाय सैलरी अकाउंट आपका 50,000 रुपया जाएगा और बाकी बाय बैंक अकाउंट आपका 50,000 रुपया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाउंड। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो मैं जो अप्रोचेज़ हैं एक बार वापस रिवाइज हो गई हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। उसके साथ साथ तुमने अच्छे से ये भी कवर कर लिया कि आपका जो पोस्टिंग है वो किस तरह से होती है, कैसे हम जर्नल एंट्रीज़ को उठा के लेजर में पोस्ट करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कंपाउंड एंट्रीज़ क्या होते हैं। जब एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन में 2 से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हैं, 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उनको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। तो उनका लेजर किस तरह से बनता है, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो इजी चीज़ें हैं अभी तक जो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टू और बाय का मैंने आपको ऑलरेडी मतलब समझा दिया है कि टू जो होता है वो हम डेबिट साइड में, कस्टमरली हमारी हैबिट है कि हम डेबिट साइड में जो भी लेजर अकाउंट है वहाँ पर टू वर्ड यूज़ करते हैं, और क्रेडिट साइड में जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं वहाँ पर हम बाय यूज़ करते हैं। ठीक है, बट ये कोई ऐसा कोई अकाउंटेंसी का रूल नहीं है कि जो आपने फॉलो करना ही करना है, क्योंकि कुछ आज के टाइम पे ऐसे लिखते भी नहीं हैं। जस्ट यहाँ पर सैलरी अकाउंट लिख देंगे या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख, टू और बाय वर्ड यूज़ ही नहीं करेंगे। अगर कोई क्रेडिट साइड में चीज़ लिखी है तो वो यूजुअल है कि वो क्रेडिट ही हुई है, तो वहाँ पे बाय भी लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दिस इज़ क्लियर। अब यहाँ तक तो आप एंट्री पास कर रहे थे। ठीक है, अब आपने एंट्री पास करना सीख लिया। अब आपका काम है एंट्री पास करने के बाद आपने चेक करना कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो ठीक बने भी हैं या नहीं बने। ऐसा थोड़ी आपने कोई गलत कर दिया, मान लो आपको कहीं पर 50,000 अमाउंट करना था, वहाँ पर आपने 60,000 अमाउंट डाल दिया, तो आप कैसे पता करोगे? जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस में 2 साइड्स होते हैं, वी हैव डेबिट एंड क्रेडिट साइड। जब दोनों साइड, अगर आपने कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का, मान लो आपने लेजर से डेटा उठाया, लेजर्स के बैलेंस उठाया, आप क्या उठाते हो? वहाँ पे बैलेंस उठाते हो। उस बैलेंस को उठा के डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखते हो ट्रायल बैलेंस के। अगर दोनों सेम आ रही है इसका मतलब आपकी ट्रांजेक्शन करेक्ट है, आपने जो अकाउंट्स बनाए वो ठीक में। अगर वो सेम नहीं आए तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, बट ट्रायल बैलेंस समझने से पहले आपको लेजर अकाउंट को बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि लेजर अकाउंट के जो बैलेंस हैं वही ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। कुछ नहीं, इसमें 2 ही चीज़ें जो समझने वाली हैं, बट थोड़ा कंसंट्रेशन से देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट हमारे पास क्या होता है वो हमें समझना है। ठीक है, देखो मान लो लेजर अकाउंट में दो ही साइड्स है ना, एक डेबिट साइड। आपकी ये डबल ट्रांजैक्शन सिस्टम है, तो यहाँ पर डेबिट साइड और क्रेडिट, कोई डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, यही आपका चल रहा है। ठीक है, बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों साइड्स में आपने बैलेंस मेंटेन करना है। मान लो एक साइड से में अगर ज़्यादा है तो दूसरे साइड में जितना ज़्यादा है वो आपने लिख देना है ताकि आपका बैलेंस बन जाए। ऐसे क्लियर नहीं होगा, मैं अभी बताऊँ। जैसे मान लो आपने कोई लेजर अकाउंट बनाया, ठीक है, ध्यान से समझना। उसकी डेबिट साइड में एक डेबिट साइड होगी उसकी, और दूसरा उसका क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, डेबिट साइड में उसका अमाउंट जो है मान लो 2 लाख था। ठीक है, 2 लाख उसका अमाउंट था, और क्रेडिट साइड में उसका अमाउंट जो है वो बना 1,80,000। ठीक है, तो कितना अमाउंट कम है? 20,000 अभी हमारे पास अमाउंट कम है ना। तो जब देखो यहाँ पर 2 लाख है, डेबिट साइड में 2 लाख, आपको ना बैलेंस करना है, दोनों को बराबर करना है। तो क्रेडिट साइड में आपका 1,80,000 है, मतलब कितना कम है? 20,000 कम है। तो आप क्या करोगे, इसमें कौन सी साइड में, जिस साइड में कम है वहाँ पर 20,000 ऐड कर दोगे। तो इसको अगर हम क्रेडिट साइड में ऐड करें तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, कितना अमाउंट कम है? 20,000 अमाउंट कम है। तो जब हम इसमें 20,000 डालेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? 2 लाख बन जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस। इस तरह से हम बैलेंस का मतलब जिस साइड कम है ना वहाँ पर जितना कम है उतना अमाउंट ऐड कर दो। लिखते क्या है? अगर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन,
अगर हम डेबिट साइड में लिखेंगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन ऐसे करके लिखेंगे। वर्ड यूज़ होता है टू, डेबिट साइड में टू वर्ड यूज़ होगा और क्रेडिट साइड में हमारा बाय वर्ड यूज़ होगा। तो हमने बस सिंपल इसको बोलते हैं बैलेंस। अब यहाँ पर तुम्हें 2-3 चीज़ें यहाँ पर समझनी है। तो बैलेंस तो हो गया। अब तुम मुझे बताओ इसमें डेबिट साइड बड़ी थी कि क्रेडिट साइड बड़ी थी? डेबिट साइड बड़ी थी। तो जब भी डेबिट साइड, ध्यान से सुनना, ऐसे ही पेपर में स्टेटमेंट बनेगी, जब भी डेबिट साइड जो है वो बड़ी होती है क्रेडिट साइड से। कौन सी साइड से? क्रेडिट साइड से। यहाँ पर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी थी, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। इस बैलेंस को क्या बोलेंगे हम? डेबिट बैलेंस। और अगर आपको पूछे ये लिखा कौन सी साइड में जाएगा, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड कम है ना, तो क्रेडिट साइड में ये लिखा जाएगा। ठीक है। सेम अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है, मतलब आपकी अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती डेबिट साइड से, तो आप उसको क्या बोलते हैं? आप उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। वो कौन सी साइड लिखा जाता है? वो आपकी डेबिट साइड में लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है। अब तुम्हें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है। मान लो अगर सपोज करो आपका इस तरह से होता, ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। ठीक है। तो मान लो आपका क्रेडिट साइड में 3 लाख होता, ठीक है, आपका अमाउंट, और यहाँ पर आपका अमाउंट 2,70,000 होता। इसका मतलब क्रेडिट साइड का अमाउंट जो है ज़्यादा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। लिखा कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। तो यहाँ पर आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो कितना बैलेंस यहाँ पर कम है? 30,000 कम है। तो जब आप 2,70,000 में 30,000 मिलाओगे तो आपका कितना बन जाएगा? 3 लाख बन जाएगा। अब आपका बैलेंस हो गया। जब अब बैलेंस हो जाता है हम इसमें डबल लाइन्स नीचे डाल सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो जब भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी होगी तो आप उसको बोलते हो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। और जब आपका क्रेडिट साइड जो है डेबिट साइड से बड़ी होगी उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, और लिखा कहाँ पर जाएगा? डेबिट। मतलब जो कम होगी उसी में डालोगे ना, ताकि वो इक्वल हो जाए दूसरी साइड के। बट डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड बड़ी है, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड बड़ी है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये याद करो, यहीं से स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड में तो आप उसको क्या बोलोगे? क्रेडिट बैलेंस। और अगर डेबिट साइड बड़ी है तो उसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। ठीक है, और डेबिट बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस जो है डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर? कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मान लो आपका ये ट्रांजैक्शन चल रही थी, ये ट्रांजैक्शन मान लो ये सारी ट्रांजैक्शन है 30 जून में, 30 जून तक। ठीक है, 30 जून तक जो भी आपका अमाउंट था पूरे महीने के, आपने जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें लिख दी। आपने देखा कि 3 लाख रुपया उस महीने का बेसिकली डेबिट था और क्रेडिट था, और 2,70,000 उस महीने का डेबिट था। तो आपने क्या किया? इसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस करके आपका मतलब क्रेडिट बैलेंस है जो आया वो कितना आया? क्रेडिट बैलेंस आपका 30,000 है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी थी ना डेबिट साइड से। कितनी बड़ी थी? 30,000। तो आपका क्रेडिट बैलेंस कितना है? 30,000। अब आपने इस अकाउंट को नेक्स्ट महीने लेके जाना है। कब? 1 जुलाई को। तो आप जब इसको 1 जुलाई में लेके जाओगे तो वो कहाँ पर लिखा जाएगा? ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास साइड्स तो 2 ही हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, यही 2 साइड्स है ना। तो जो पीछे वाला डेबिट बैलेंस था या क्रेडिट बैलेंस था, वो जब नेक्स्ट मंथ में जाएगा तो वो कहाँ पर लिखा जाए? देखो, जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर इस वाली ट्रांजैक्शन में देखते हैं। इस ट्रांजैक्शन में 30 जून में हमारे पास क्या था कि 2,70,000 डेबिट हुआ था, 3 लाख क्रेडिट हुआ था। तो हमारे पास कौन सा 3 लाख ज़्यादा, इसका मतलब हमारे पास क्रेडिट बैलेंस था। क्रेडिट बैलेंस कितना था? 30,000 का। कितना था? 30,000 का। अब जब हम नेक्स्ट मंथ में लेके जाएंगे तो क्रेडिट बैलेंस जो है वो कौन सी साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा। कहाँ पर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। अगर डेबिट बैलेंस होता मैं डेबिट साइड में लिखता नेक्स्ट मंथ में जब हम लेके जाते हैं या नेक्स्ट ईयर में लेके जाते हैं। और क्रेडिट बैलेंस कौन सी साइड लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो अगर क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा है तो आप क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बार कैरी डाउन नहीं लिखो। कैरी डाउन होता है उसी महीने के लास्ट में कितना आया। जब आप नेक्स्ट में लेके जाओ, महीने के नेक्स्ट में लेके जाते हो, फाइनेंशियल ईयर में नेक्स्ट में लेके जाते हो, तो वहाँ पे ब्रॉट डाउन वर्ड यूज़ किया, मतलब ये पिछला बैलेंस उठा के नेक्स्ट ला रहे हो। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान से सुनना, तो आप क्रेडिट साइड में ही लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना बैलेंस है आपके पास? 30,000। तो कितना बैलेंस आएगा? 30,000। मान लो अगर इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं, इस ट्रांजैक्शन, ये दूसरी ट्रांजैक्शन को आपने उठा के लाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या था? ध्यान से सुनो। यहाँ पर आपका 2 लाख रुपया डेबिट साइड में था, 1,80,000 क्रेडिट साइड में था। मतलब यहाँ पर कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से। डेबिट बैलेंस कितना है? 20,000 का। तो डेबिट बैलेंस 20,000 का है। तो आप जब नेक्स्ट मंथ में इसको लेके आ जाओगे तो वो कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड में ही लिखोगे। तो क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना बैलेंस है? 20,000 का। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है।
और यहाँ पर स्टेटमेंट आपको घुमा के डालेगा और तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक बार वापस इसको रिवाइज में आपको करवा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आए। ठीक है, देखो पहले आपके लेजर अकाउंट बैलेंस करना तुम सीखोगे, इसी का बैलेंस जो भी होता है ना उठा के आप कहाँ पर लेके जाते हो, ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस की अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सेम आ रही है तो आप मानते हो कि आपके अकाउंट्स करेक्ट बने। अगर वो उसमें कोई मिस मैच आ रहा है तो आपको पता चल जाता है कि आपका जो अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं बने। फिर आप एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हो जिसमें लिखा होता है कितने का अमाउंट का दिक्कत है। ठीक है, वो हमारा फर्दर प्रोसेस है, बट पहले इनको बैलेंस करना तो सीखो। लेजर अकाउंट को मान लो कोई राम का अकाउंट है, राम की डेबिट साइड में 6-7 ट्रांजेक्शन हैं, उनका अमाउंट बन रहा है 3 लाख, और क्रेडिट साइड में 6-7 ट्रांजेक्शन हैं जिनका अमाउंट बन रहा है मान लो 3,20,000। इसका मतलब क्रेडिट उसका 3,20,000 है, डेबिट उसका 3 लाख है। इसका मतलब उसकी क्रेडिट साइड बड़ी है। तो क्रेडिट साइड बड़ी है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे कि डेबिट साइड में उसका 20,000 कम है, तो 20,000 हम डेबिट साइड में ऐड करेंगे। तो जो हम ऐड करेंगे हम उसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, 20,000 वहाँ पर डाल देंगे। इसका मतलब ये होगा कि डेबिट साइड में 20,000 कम था तो 20,000 हमने डेबिट साइड में डाल दिया ताकि दोनों साइड जो हमारी बैलेंस होगी। ठीक है, बट ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी। जब हम नेक्स्ट महीने में इसको लेके जाएंगे तो हम उसको कौन सी जो साइड बड़ी है उसी साइड में लिखते हैं। मान लो हमारी क्रेडिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट बैलेंस था, तो हम क्रेडिट साइड में नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में लिखेंगे, और अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो हम डेबिट साइड में नेक्स्ट ईयर में लिखेंगे। ठीक है, तो हम जब मान लो क्रेडिट बैलेंस है उसका तो नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट साइड में उसको लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो बाय आएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्या आएगा, ब्रॉट डाउन, क्योंकि अब हम उसको नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेके जा रहे हैं। ठीक है, जो उसी मंथ का एंडिंग में हम बैलेंस करते हैं वहाँ पे कैरी डाउन वर्ड यूज़ होता है, और जब हम उसको नेक्स्ट लेके जाते हैं, चाहे नेक्स्ट मंथ में लेके जाएं, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट क्वार्टर में, तो वहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रॉट डाउन। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। अगर डेबिट साइड इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। जब आप बैलेंस कर रहे होते हैं तो जो भी डेबिट बैलेंस होगा, अभी आप बैलेंस कर रहे हो तो डेबिट बैलेंस मान लो यहाँ पर 3 लाख था, वापस बता रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, 2,70,000 था, तभी तो ये बड़ा था ना। ठीक है, 2,70,000 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 लाख है। ठीक है, इसका मतलब ये डेबिट साइड आपकी बड़ी है, कितनी बड़ी है, 30,000। तो 30,000 आप क्रेडिट कहाँ पर लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे पहले। ठीक है, क्रेडिट वाली साइड में 30,000 लिखोगे। आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरी बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 30,000। बट जब आप इसको नेक्स्ट मंथ में लेके जा रहे हो तो आपका ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है तो नेक्स्ट मंथ में कौन सी साइड में लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। तो वहाँ पर आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कितना बैलेंस आपने ब्रॉड डाउन किया, 30,000 आपने ब्रॉड डाउन किया। बस इतना आपको समझना है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया बेसिकली लेजर क्या होता है। लेजर में हम पोस्टिंग किस तरह से करते हैं, हमने किस तरह से अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं ये हमने सीख लिया। उसका जो है डेबिट बैलेंस क्या होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस क्या होता है वो हमने सीखा, और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को हम कैसे ब्रॉड डाउन या कैरी डाउन करते हैं ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब आपने जो भी डेबिट बैलेंस, अब आपने बनाना है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सबसे पहली बात, ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट एन अकाउंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट एन अकाउंट, ये याद कर लेना। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट होता है जहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस में चलता है। ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट काइंड ऑफ अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है। ये बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, ये हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं कि हमारी जो बुक्स बनी है, अकाउंटिंग बुक्स बनी है, वो करेक्ट भी बनी है या नहीं बनी है। ठीक है, उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम कुछ नहीं लेते, जो भी हमने बैलेंसेस बनाए, जो भी हमने लेजर के बैलेंसेस बनाए, डेबिट बैलेंस बनाए, क्रेडिट बैलेंस बनाए, जितने भी लेजर की बुक्स हैं, चाहे आपकी कैश बुक है, ठीक है, बैंक की बुक है, जो भी आपके उसे कैश या बैंक की बुक है, या आपके लेजर अकाउंट्स है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, इन सब के हम क्या उठाते हैं, बैलेंसेस उठाते हैं। उन बैलेंसेस उठा के हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, और अब इसकी 2 साइड्स होंगी, एक होगी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर आ जाती है तो हम बोलते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो करेक्ट बने, और अगर नहीं आती है तो हम बोल देते हैं कि हमारे अकाउंट्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर हम उस गड़बड़ को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, उस गड़बड़ को आइडेंटिफाई करते हैं और हमें पता चलता है कि बेसिकली गड़बड़ कहाँ पर होगी। ठीक है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, ठीक है, कई बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो जो जितना उसमें डिफरेंस आता है, मान लो एक साइड डेबिट साइड में मान लो 30,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड में भी 30,000 आना चाहिए, बट वहाँ पर 25,000, इसका मतलब 5,000 का कहीं ना कहीं गड़बड़ है।
ठीक है। इस 5,000 को जो आपके ट्रायल बैलेंस में जो मिस मैच है उसको आप कहाँ पर लेके जाते हो, उसको आप लिखते हो कहाँ पर, सस्पेंस अकाउंट में। फिर आप नया अकाउंट खोलते हो जिसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। ये तब खुलता है जब आपका ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में बराबर नहीं आती। तो जितना अमाउंट डिफरेंस जो बराबर नहीं आया उसको आप कहाँ पर लिखते हो, सस्पेंस अकाउंट में लिखते हो। तो अगर ये डेबिट 5,000 डेबिट बैलेंस था, ये डेबिट साइड थी, ये क्रेडिट, ध्यान से सुनना। यहाँ पर इसका मैं अभी बता देता हूँ, यहाँ पर इसका लास्ट बैलेंस शीट में कहाँ पर जाके आप इसको देखते हो। तो मान लो 30,000 यहाँ पर डेबिट साइड का आपका अमाउंट ट्रायल बैलेंस जब आपने बनाया 30,000 आया, क्रेडिट साइड का 25,000 आया। इसका मतलब 5,000 का आपका यहाँ पर क्या आया है, मिस मैच आ रहा है। ये 5,000 आप कौन से अकाउंट में लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है, सस्पेंस। अगर तो आपका डेबिट साइड वाला था तो डेबिट साइड में लिखो, क्रेडिट साइड वाला क्रेडिट साइड में लिखोगे। अगर आपका डेबिट बैलेंस है, अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो वो कहाँ पर जाएगा, बाद में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उसकी एसेट साइड में जाएगा। और अगर आपका क्रेडिट वाला है तो बाद में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उसकी लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होती है, एसेट लायबिलिटी, इसमें 2 कॉलम्स होते हैं। वहाँ पर एसेट साइड में जो भी कंपनी का एसेट है वो बताएगा, और लायबिलिटी जो कंपनी की उधारी है जो उसने देनी है वो बताएगी। तो अगर आपका सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाता है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। अभी इतना याद करो, बाकी बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी जब हम पढ़ेंगे, अभी हम बैलेंस शीट ही नहीं पढ़ी तो इसको कैसे क्लियर करोगे आप, ठीक है। बट इतना आपको याद होना चाहिए कि अगर ट्रायल बैलेंस में आपका बैलेंस में मिस मैच आ रहा है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में, तो आप कौन सा अकाउंट बनाते हो, सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट में जो आपका डेबिट बैलेंस है उसको उठा के एसेट साइड में बैलेंस शीट की लिखते हो, और जो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में लिखते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए, दैट्स नॉट अ बिग इशू। आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। आई होप ट्रायल बैलेंस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस से कैसे क्लियर हो गया, पहली बात, अगर आपको पेपर में डायरेक्टली कोई पूछे इज ट्रायल बैलेंस अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नहीं, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट ट्रायल बैलेंस नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन का एक डेबिट एक क्रेडिट होगा, इसका पार्ट नहीं है। ट्रायल बैलेंस आप जस्ट बनाते हो टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ योर अकाउंट, तो ये पार्ट नहीं है डबल एंट्री सिस्टम का। जैसे बैलेंस शीट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बैलेंस शीट भी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। इतना याद कर लेना, ठीक है। ये डबल एंट्री सिस्टम के रिजल्ट की वजह से आप बैलेंसेस बनाते हो, बट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, आपने ये याद रखना है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी लेजर के अकाउंट के बैलेंसेस हो गए, या आपको पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि लेजर अकाउंट के बैलेंसेस, कैश बुक के बैलेंसेस और आपके जो बेसिकली बैंक अकाउंट के बैलेंस है, आप उसको कहाँ पर लिखते हो, तो ट्रायल बैलेंस में लिखते हो, ठीक है। और उससे आप अर्थमेटिक एक्यूरेसी जो है अपने अकाउंट्स की चेक करते हो, ठीक है। अब क्या ट्रायल बैलेंस साल के एंड में बनाया जाता है, नहीं। ट्रायल बैलेंस जो है वो एनी डेट बना सकते हो, मतलब जब भी आपको, मान लो मेरे को आपके अकाउंट्स चेक कर, मुझे ऐसा लगा कि आपके अकाउंट्स में कुछ फिशी है, ठीक है, आप अकाउंट प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे आपकी कंपनी के, तो मैं क्या करूँ, मैं बीच में कभी भी आपका ट्रायल बैलेंस बना के चेक कर सकता हूँ कि आपके अकाउंट्स जो हैं उनमें कोई मिस मैचिंग तो नहीं है। तो उसके लिए आप मतलब ट्रायल बैलेंस जो है वो कभी भी आप बना सकते हो। जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो वो फाइनेंशियल क्लोजिंग पे बनते हैं, ठीक है। बट ऐसा केस जो है हमारा किस में, ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस किसी भी डेट पे आप बना सकते हो। इससे क्या फ़ायदे, एक तो अर्थमेटिक करेक्टनेस चेक हो जाती है, और इन्हीं के ट्रायल बैलेंसेस को यूज़ करके आप बाद में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाते हो, ठीक है। तो इतना आपको याद है, मेन इसका काम है ट्रायल बैलेंस का। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कोई भी आपके अकाउंट्स है वो करेक्ट बने हैं या नहीं बने। क्या ट्रायल बैलेंस, अगर मान लो, मैं अभी ट्रायल बैलेंस बना के बताऊंगा, बट ये कुछ चीज़ें आप समझ लो। क्या आपका ट्रायल बैलेंस बना है, अगर उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो बराबर आ गई, तो क्या आप मान लोगे कि वो अकाउंट्स बिल्कुल करेक्ट बने, नहीं। ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आ रही है तो इसका मतलब वो सारे अकाउंट सही बने होंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई एक ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मान लो मैंने 20,000 का किसी को सामान बेचा और मैं भूल गया उसको रिकॉर्ड करना, उसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस ख़राब नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस सही बनेगा। बट वो 20,000 आपने अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट थोड़ी हुई, आपने, इसका मतलब आपने रिकॉर्डिंग में गलती करी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस आपका करेक्ट आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने, आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। उसमें कुछ एरर तभी भी हो सकते हैं, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर, कंपनसेटिंग एरर हम पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा। ये ऐसे एरर्स हैं, ये अनडिटेक्ट रहते हैं, ये ट्रायल बैलेंस में भी डिटेक्ट नहीं होते। ट्रायल बैलेंस में जस्ट अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक होती है कि आपने प्लस माइनस में कोई गलती नहीं की, बाकी सब कुछ हम ट्रायल बैलेंस में जो है वो चेक नहीं कर सकते, ठीक है। सर इतना समझाने के बाद पहले आप एक ट्रायल बैलेंस बना के बताओ, फिर हम देखें। देखो ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनाना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक ट्रायल बैलेंस आपको बना के बताता हूँ, कुछ नहीं है।
ट्रायल बैलेंस में होता क्या है, जैसे मान लो एक आपका सीरियल नंबर होगा, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन होगी, एक मान लो किस अकाउंट से आपने ट्रांजैक्शन उठाई है, मतलब लेजर का वो कौन सा अकाउंट है, तो हेड ऑफ अकाउंट्स लिख सकते हो। फिर लेजर से उठाइए तो लेजर फोलियो नंबर होगा, वो आप लिखोगे, ठीक है। और फिर उसका डेबिट बैलेंस था या क्रेडिट बैलेंस था, कितना था, वो लिख दो। जैसे मैं 3-4 ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिख के बताता हूँ। जैसे मान लो आपका एक परचेज़ का अकाउंट है, ठीक है, आपका मान लो एक सैलरी का अकाउंट है, मान लो आपका एक बिल्डिंग का अकाउंट है, ठीक है, बिल्डिंग का अकाउंट है, ठीक है। मान लो आपने किसी से बैड डेट्स जो हैं वो रिकवर किए हैं, बैड डेट्स रिकवर किए हैं, ठीक है, ये आपकी इनकम है रिकवर, तो ये आपका क्रेडिट साइड में है, रिकवर किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मान लो किसी को डिस्काउंट दिया, ठीक है, फिर आपका कोई ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ऐसे कर करके। तो मान लो डेबिट साइड में उसका अमाउंट था, इसका 10,000 है, इसका भी 10,000 है, इसका 10,000 है, ठीक है। और क्रेडिट साइड में इनका इसका 10,000 है, इसका 10,000 है, इसका 10,000 है, ठीक है। तो ये डेबिट साइड में क्रेडिट। अब इन तीनों को मिलाओ तो ठीक है, इस इधर भी 30,000 बन रहा है और इधर भी 30,000 बन रहा है, तो दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब आपका जो अकाउंट्स हैं वो उसमें अरिथमेटिक एक्यूरेसी थी, वो बिल्कुल करेक्ट बने, ठीक है। अगर इसमें नहीं आती है, मतलब मान लो इधर 30 आ रहे हैं, यहाँ पे 25 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 5,000 सस्पेंस अकाउंट में लिखोगे। और वो जो अगर डेबिट बैलेंस है तो वो बाद में बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें आपको मेन चीज़ यही सीखना था कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम लेजर अकाउंट की। अगर आपको लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग समझ आ गई तो आप ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट के बैलेंस से ही तो बनता है। डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखोगे, और देखोगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है। अगर इक्वल है तो करेक्ट है, इक्वल नहीं है मतलब अरिथमेटिक एक्यूरेसी करेक्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पूरे अकाउंट्स करेक्ट है। मान लो आपने एक ट्रांजेक्शन भूल ही गया आप उसको रिकॉर्ड करना, ना लेफ्ट लिखा ही नहीं, उसका डेबिट क्रेडिट कोई भी नहीं होगा, तो वो यहाँ पर शो ही नहीं होगी। बट यहाँ पर शो नहीं होगी इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने वो ट्रांजेक्शन की नहीं है, बट आपने वो ट्रांजेक्शन की होगी। तो मतलब कुछ ऐसे एरर्स हैं जो आपका ट्रायल बैलेंस भी डिटेक्ट नहीं करता। वो जब हम एरर्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं करता, वो उसका टॉपिक है। बट आज के लिए हमारा जो डिस्कशन, एक तो हमें क्लास की कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करने के लिए पहले कंसेप्ट को वापस समझना था, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, मॉडर्न अप्रोच क्या थी। मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है, आपको जस्ट अकाउंट्स को पहचानना आना चाहिए कि कौन सा किस तरह का अकाउंट है। फिर आपको ये आना चाहिए कि वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, उसके लिए आपके रूल्स हैं। ट्रेडिशनल में सिंपल रूल्स हैं आपके। वो रूल ये कहते हैं कि अगर आपका जो भी पर्सनल अकाउंट है उसमें आप रिसीवर को डेबिट करोगे, गिवर को क्रेडिट करो। रियल में जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल में आपके खर्चे और लॉसेज जो हैं वो डेबिट होते हैं और इनकम गेन्स क्रेडिट होते हैं। मॉडर्न अप्रोच में आपके 5 तरह के अकाउंट हैं, क्योंकि वो अकाउंटिंग क्वेश्चन से बनता है। उसमें 3 चीज़ें अकाउंटिंग क्वेश्चन, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। तो टोटल 5 चीज़ें होंगी। इसमें अगर आपका एसेट है और एक्सपेंस है, अगर वो बढ़ रहा है तो डेबिट करो, कम हो रहा है तो क्रेडिट करो, ठीक है। और बाकी जो LCR है वो बढ़ रहा है तो क्रेडिट करना है, बस ये आपका रूल है। उसके बेसिस में आपने अकाउंट्स बनाए और फिर आपने जब जनरल एंट्रीज पास करी उसकी आप पोस्टिंग करते हो कहाँ पर, लेजर में, ठीक है। लेजर में आपने उसकी पोस्टिंग कर दी, मतलब लेजर में हर एक अलग अलग तरह का अकाउंट बनता है और उस अकाउंट में उसके रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है आप लिख देते हो वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद देखो लेजर जब आप बनाते हो वहाँ पर डेट का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। जर्नल में आप डेट वाइज लिखते हो, मान लो आज 1 जुलाई है तो 1 जुलाई में जितने भी दुकान में सामान लेने के लिए वो सारा आप लिख दोगे वहाँ पर सारा, मतलब 1 जुलाई को राम ने भी सामान लिया, शाम भी आया, फिर कृष्णा भी आया, जो भी आया उन्होंने पैसे दिए या पैसे लिए, जो भी हुआ वो सारी ट्रांजैक्शन आपने लिख दी। फिर जब आप उसकी लेजर में पोस्टिंग करते हो वहाँ पर आप राम ने जो भी किया वो सारा वहाँ पर लिखते हो, शाम ने जो भी किया वहाँ पर, मतलब राम का अपना अकाउंट है, शाम का अपना अकाउंट है। फिर लास्ट में आप इनके बैलेंसेस को बैलेंस करते हो, इन लेजर अकाउंट्स को बैलेंस कर। बैलेंस कैसे करना है, अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड में उतना पैसा डाल दो तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा। फिर आप बैलेंस को उठा के जब आगे बैलेंस ब्रॉड डाउन भी मैंने सिखा दिया, मान लो इस महीने का बैलेंस उठा के नेक्स्ट में लेके जाते हो तो अगर डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में ही जाएगा नेक्स्ट टाइम, और अगर क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। फिर मैंने आपको ये समझाया इन्हीं लेजर्स के जो बैलेंसेज हैं आप इनको उठा के क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो। क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो। और ट्रायल बैलेंस आपको बताता है कि आपके जो अकाउंट्स हैं उनकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी कितनी है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड है क्रेडिट साइड अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब आपके अकाउंट जो है वो करेक्ट बने, उनकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल करेक्ट बने, क्योंकि कुछ एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट नहीं करते, वो मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर मान लो उसमें कोई डिफरेंसेस आ रहा है तो उसके लिए आप सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, उसका डेबिट बैलेंस जो है एसेट साइड में जाता है बैलेंस शीट की, और जो उसका क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड में जाता है बैलेंस शीट की, ठीक है। हमने ये सब देखा और हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये अच्छे से याद कर लें, डबल एंट्री सिस्टम का ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट अ पार्ट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये एक अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक तरह की स्टेटमेंट है जस्ट लाइक बैलेंस शीट। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपकी किसी भी डेट में बनाई जा सकती है जस्ट लाइक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी आप किसी भी डेट में बना सकते हो। बैलेंस शीट में क्या होता है कि आपकी कंपनी के एसेट और लायबिलिटी किसी भी डेट में कितनी है। ट्रायल बैलेंस आपकी किसी डेट में जो आपके अकाउंट्स है वो कितने करेक्ट हैं ये शो करता है। तो जैसे आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, जिनको हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मैराथन सेशन आएगा उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तीनों एक में ही कवर करेंगे। उसको छोड़ के जो भी टॉपिक होगा वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आज मैं इतना ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि काफ़ी दिन हुए क्लास हुई है, तुम इतना भी रिटेन कर पाओ तो बड़ी बात है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो ये तो हमने कवर कर लिया, ट्रायल बैलेंस में हमें समझ आ गया। अब हमारा जो इसके बाद टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डैट इज नोन है फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जिसे कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी दो चीज़ें आती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा सुन लो, बाकी पढ़ना कल है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में पढ़ना है और नेक्स्ट सेशन आपका इसका मंडे को आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक। ठीक है, आपका नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनको फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, वो आपको बताता है कंपनी के कितने प्रॉफिट्स हैं और कितने लॉस हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है और जो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वहाँ पे नेट प्रॉफिट पता चलता है। फिर हम जो यहाँ से उठा के हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि हमारे कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट भी जस्ट लाइक किसी भी डेट में बनाई जा सकती है, जस्ट लाइक ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि कितनी एक कंपनी के एसेट्स या लायबिलिटी कितनी है। मान लो उसी से हमें पता चलता है कि मान लो एक कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर उसके एसेट बिल्कुल नहीं है, उसको पैसा ही नहीं है, तो वो वापस दे ही नहीं सकता। तो हमें पता चल सकता है कि बैड डेट बनेगा कि नहीं बनेगा। मान लो कोई बंदा है वो मेरी कंपनी से उधार लेके गया है, ठीक है, अब उसका मुझे ऐसा लग जाए, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसकी लायबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं दे पाएगा, तो वो मुझे समझ आ जाएगा कि ये इसको मैं बैड डेट डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे सीखते हैं, ये सारी चीज़ें हम बैलेंस शीट में सीखते हैं। बस आपने इतना याद रखना है कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट है, इनको फाइनल अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस निकलता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट, नेट लॉस निकलता है। और बैलेंस शीट किसी भी डेट में बनाई जा सकती है। जैसे ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट फाइनेंशियल क्लोजिंग पे बनाते हैं, बैलेंस शीट किसी भी डेट में बनाते हैं। और बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, उस टाइम पे कंपनी के कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज़ में दो ही कॉलम होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप अपने व्यूज़, रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, आपकी कमेंट सेक्शन जो है मेरी ओपन है आपके लिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए भी। और आप तो मैसेजेस में बोलते हो सर आप क्लासेस नहीं लेते हो, बट एक तो यार आप भी नहीं इतना इन्वॉल्व होते और फिर मैं भी कुछ बिजी था, बट आई विल ट्राई कि मतलब क्लासेस अब आएंगे आपकी। ठीक है, इस क्लासेस में एक तो अकाउंटेंसी, सेकंड इज़ इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक रह गए हैं, थर्ड वन इज़ जम्मू कश्मीर की सीरीज़ जो हम स्टार्ट करेंगे, तो वो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप में। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू ही आप तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, बाकी अगर आपको आपका ये कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। वो कहते हैं ना 3 मैजिकल वर्ड्स, ठीक है, आपने किसी को 3 मैजिकल वर्ड्स बोलें कि नहीं बोलें? ठीक है, हमारे यूट्यूबर के लिए 3 मैजिकल वर्ड्स होते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बट हमारे केस में वो तभी इम्प्लीमेंट होता है अगर आपको समझ आ, अगर नहीं आया तो ना लाइक करना, ना शेयर करना, ना सब्सक्राइब करना। ठीक है, दिस इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।